ओके सो लेट्स स्टार्ट। सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को साइड करते हैं और जो सबसे बड़ी समस्या है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, कि इसको कैसे समाधान किया जाए। ओके, देखो जब भी जुडिशरी की हम प्रिपरेशन करने की बात करते हैं तो जुडिशरी कोई वनडे प्रोग्राम नहीं है। ये सबके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई प्री निकाला है तो काम हो गया, ये ऐसी बात नहीं है। ओके, और अभी इस स्टेज पे मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि प्री निकालना बहुत बड़ी मास्टरी नहीं कहलाता। ये बात जब मैंने कहा तो थोड़े लोगों को दुख भी हो सकता है जो यहाँ बैठे हुए हैं कि सर हमारा प्री निकलने की कगार पे है और आप कह रहे हैं कि उसको बहुत बड़ी मास्टरी, उसका बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कहते। उसका रीजन है, ओके, मैंने अपने लाइफ में बहुत ऐसे भी स्टूडेंट देखे जिन्होंने जय माता दी के नाम पे भी प्री निकाल दिया। एबीसीडी है, आज मेरा लक फैक्टर काम कर गया और ए पे मेरा टिक लग गया, बी पे मेरा टिक लग गया, मेरा प्री निकल गया। ये सुनो, लेकिन आज तक मुझे अपनी लाइफ में एक भी बच्चा नहीं मिला जो मेंस निकाल दे जय माता दी के नाम पे। नहीं निकाल सकते। मेंस इज योर कंप्लीट पर्सनालिटी। जीवन में आप एक स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं तो वो भी मेंस में रिफ्लेक्ट करता है। आपके पैराग्राफ से लेके अरेंजमेंट से लेके आपके लिखने का हर एक तरीका सब कुछ मेंस में रिफ्लेक्ट करता है। तो मेंस ऐसे नहीं निकाला जाता, मेंस आपकी पर्सनालिटी होती है, याद रखिएगा। और एक बात मैंने और कही थी जो मैं यहां फिर से कहना चाहूंगा कि जज जो बनाता है किसी भी स्टूडेंट को वो 3 स्टेजेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो है मेंस। प्री के पहले तो मार्क्स नहीं जुड़ते। प्री आप कितना भी अच्छा कर लो, सर मैं टॉपर हूं यूपी का, प्री में मेरे सबसे अच्छे, तो भाई मुबारक हो, लेकिन आप उसी के बराबर हैं जो क्वालिफाई करके आया है। क्या बात कर रहे हो सर, मैं तो टॉपर हूं, तेरे मार्क्स नहीं जुड़ेंगे भाई, समझ में क्लियर क्लियर बात चल रही है यहाँ पे। तो हमारा कंपटीशन प्री में है ही नहीं। तुम टॉप पे हो, तुम्हारे ज्यादा है मेरे कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली गेम है मेंस का। ओके, तो मेंस की तैयारी हमारे लिए सबसे बड़ी बात है जिसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और इंटरव्यू में मैंने कहा था कि अगर वाकई जिसका मेंस अच्छा है उसके लिए इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी होती है। बॉर्डर लाइन पे भी अगर वो निकाल लेता है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। Even there's a problem with the one mic. So, I hope. Audible? Clear? हेलो हेलो, ऑडिबल? आवाज आ रही है? अगर क्लियर है तो एक बार लिखे। वॉइस इज क्लियर और नॉट? अच्छा नो। फोन तो सर
हेलो हेलो, ऑडिबल? एक बार फीडबैक दे। क्या आवाज क्लियर है पूरी तरीके से? एम आई ऑडिबल क्लियरली? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आवाज क्लियर है पूरी तरीके से? नो? क्लियर? ओके, जबरदस्त। या ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकंड, स्टैंड बाय में चला गया। ओके, तो चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई जुडिशरी की जो तैयारी है, प्री मेंस इंटरव्यू में क्वालिफाई एक जज बनने के लिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो आपका मेंस। और मेंस जो है निकालना एक आर्ट है। एक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा बहुत सालों से मेंस लिख रहे हैं फिर भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। क्या ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण मेंस में प्रॉब्लम होती है? तो उन सारे मैटर्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और इन्हीं पे ये लाइव सेशन रखा गया है कि यूपी के पर्सपेक्टिव में हम लोग ये बातें करेंगे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि सर किसको तैयारी करनी चाहिए? ओके, राइट नाउ कौन सा स्टूडेंट है कुछ दिनों के बाद रिजल्ट आने वाला है, लेकिन हम उतने दिन का इंतजार नहीं कर सकते। हमेशा से याद रखिएगा कि जो जल्दी स्टार्ट करता है उसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में टाइम नहीं मिलता। तो अगर अभी हमारी क्लैरिटी है कि हमारा फिक्स्ड है, निकलना फिक्स्ड है, तो भाई हम किसी भी तरीके का कोई डिले क्यों करें? अभी एक मैक्सिमम जो कट ऑफ माना जा रहा है कि हम लोग मतलब एक मिनिमम कट ऑफ अगर सोचे तो 270 प्लस या 270 के आसपास अगर आप हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। सर मेरा तो थोड़ा बहुत मतलब 270 के थोड़ा नीचे ही है, तब भी आपको शुरू कर देनी चाहिए। देखो पढ़ाई कभी भी खराब नहीं जाती, तो अगर हम शुरू कर देंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 270 के अगर आसपास है तो आपको तैयारी अभी ही शुरू कर देनी चाहिए विदाउट मेकिंग एनी डिले। पहला पॉइंट। तो जब तैयारी की बात आती है तो कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं कि सर तैयारी कैसे की जाए। तो उसके लिए जब भी हम तैयारी करने की कोशिश करते हैं तो सबसे कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना जरूरी है, जो आज आप लोगों को अपनी तैयारी के दौरान इन चीजों को ध्यान रखने की कोशिश करें कि टू डू लिस्ट मेंस के लिए किस किस चीज की तैयारी आपके पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले मेंस, अगर मैं मेंस आज लिखने जाता, देखो मेंस को समझना जरूरी है और समझने के लिए इतिहास में जाना जरूरी है। ओके, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को जाना चाहिए प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने भी एनालिसिस बना के दिया, बहुत लोगों ने एनालिसिस बना के दे रहे हैं। मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो उस एनालिसिस पे भरोसा करने से ज्यादा है खुद की एनालिसिस भी बनाओ। ठीक है, वो एनालिसिस है, लेकिन आपको अपनी भी एनालिसिस बनानी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद देखते हैं उन क्वेश्चंस को तो हमें एक बेटर आइडिया लगता है। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के लाओ मेंस का। ओके, और प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स को उठा के देखिए, उसमें क्वेश्चंस देखने की कोशिश करिए किस एरिया से क्वेश्चन पूछा है, कौन कौन से एरिया में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका पूरा एक पैटर्न बनाइए 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स का, ताकि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाए हमारी कि हमें किस चीज पे तैयार करना है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स पहला आप लोग टारगेट करेंगे, सबके पास प्रीवियस ईयर पेपर होना चाहिए। उसके बेसिस पे हर सब्जेक्ट का एक लाइन ड्रॉ करिए कि क्या क्या एरियाज है। इसमें मैं एक चीज और कहता हूं कि आप इसको 3 स्टेजेस में भी बांट सकते हैं। लेट्स इमेजिन कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपने 20 टॉपिक निकाले सीपीसी में, लेकिन 20 में स्टार्टिंग के 7-8 टॉपिक है जो अक्सर आते हैं, तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर दो, 5-7 टॉपिक को सेकंड प्रायोरिटी पे कर दो, और उसके बाद कुछ टॉपिक्स बचे उसको थर्ड प्रायोरिटीज पे भेज दो। ओके, जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले हैं थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करिए, थर्ड वाले लास्ट में अगर थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा। ओके, लेकिन ऐसे प्रायोरिटीज आप बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कमांड बेयरक्स। देखो उत्तर प्रदेश के लिए एक बात कही जाती है कि केस लॉ आता है तुम्हें? सर नहीं आता है, कोई बात नहीं। नोट्स पढ़े हो? सर नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। बेयरक्स पढ़े हो? हाँ सर पढ़े हैं, तुम जज हो। यूपी के लिए सीधा सीधा नियम जानो,
डायरेक्ट मास्टरी, जुडिशरी क्लियर। ओके, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए। नोट्स तुम्हारे पास, आपने देखा होगा टॉपर्स के इतने लोगों के इंटरव्यू आए, एक केस लॉज नहीं लिखा फिर भी टॉपर, उत्तर प्रदेश। हमेशा याद रखने की कोशिश करिएगा, यहां ये जो है ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, कमांड ओवर द बैरेक्स। ओके, तो आपका बैरेक्ट कमजोर ना पड़े। बैरेक्ट में कमांड रखने का एक फायदा और होता है कि मान लो आपने 10 टॉपिक तैयार किया, 5-7 टॉपिक आपने तैयार नहीं किए थे, लेकिन बैरेक्ट से आइडिया है, बैरेक्ट का अगर आइडिया होगा तो वो सारे पॉइंट्स आप वहां पे लिख पाएंगे, अब बेहतरीन तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे कि भाई ये 5-7 पॉइंट्स तो लिख ही दिया। इसलिए मैंने कहा था कि डायरेक्ट लिखने वाला कभी भी आंसर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आता। ऑलवेज याद रखिएगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं लिखने से अच्छा है कि हम कुछ लिख के आए। ओके, सो टेक केयर ऑफ दिस फॉर्मूला। टाइम बाउंड आंसर राइटिंग, देखो हमेशा याद रखिए, सर मुझे आता है, ये ज्यादा मायने नहीं रखता, क्या आप सही समय पे प्रेजेंट कर पाए। जो एग्जाम में क्या होता है कि बच्चा इमोशनल हो रहा है, बच्चा जाके इमोशन, पहला क्वेश्चन देखा सर रेस जुडिकाटा, अंदर से इतना खुश हो गया कि सर क्या कमांड है मेरा इस पे, आज मैं इतिहास लिख दूंगा रेस जुडिकाटा पे। वो लिखना शुरू करता है भावनाओं में बह के, इमोशंस में आके लिख देता है, लिखता चला जाता है, लिखता चला, सोच सोच के अच्छा आंसर लिखने की कोशिश में एक के साथ वो इतना जस्टिस कर देता है कि बाकी के साथ वो इनजस्टिस कर देता है। याद रखिएगा, हर आंसर के साथ आपको इक्वल ट्रीटमेंट करना है। ये सुनो, मतलब कहते हैं कि जुडिशरी में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ट्रीट देम लाइक इस्लामिक वाइफ्स। ओके, कुरान के अकॉर्डिंगली एक रूल है कि इस्लाम में कहा गया है कि अगर आपकी 4 वाइफ हैं, अलाउड है इस्लाम में, लेकिन एक कुरान में रूल है कि चारों के साथ जस्टिस करना होगा, और अगर नहीं कर सकते तो 4 निकाह करने की इजाजत नहीं है। तो यही दिमाग में बना लो, अगर हर क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर सकते तो मेंस नहीं देना बेहतर। ओके, सर मुझे 5 क्वेश्चन का तो मैंने इतना अच्छा आंसर लिखा, बाकी क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिए, बेकार है वो मेंस। रादर वो मेंस ज्यादा अच्छा है जिसमें थोड़ा कम लिखा हूं सर, लेकिन हर एक पे लिखा। ओके, रिमेंबर दिस लाइन वेरी केयरफुली। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने आता है लोकल लॉज। ये है, ये जो गेम है लोकल लॉज का, उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ा रोल कोई की गेम प्ले करता है तो एक तो ये लोकल लॉज, दूसरा जीके। ओके, तो ये लोकल लॉ को समझना जरूरी है। इसके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, आज मैं इस पर एक बार बात करूंगा अभी थोड़ी देर में कि लोकल लॉ को हम लोग कैसे सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। इसका पहली बार इंडिया में एक लोकल लॉ के लिए सोल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आज आप लोग लास्ट तक इसमें टिके रहिए, मैं इस पर बात करूंगा कि लोकल लॉ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं। बट दिस प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो लोकल लॉ की तैयारी हम कैसे करेंगे, जीके के लिए भी हम लोगों ने कुछ तैयार किया है अलॉन्ग विद द मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, हमने उसके लिए कुछ प्लानिंग की है जो मैं आपके सामने अभी रखूंगा कि भाई किस तरीके से जो है आप उससे एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे सामने है प्लीडिंग जजमेंट राइटिंग। एक बच्चों का हमेशा सवाल रहता है, अक्सर यूपी के बच्चों का, कि सर हमारे पास चॉइस होता है कि हम प्लीडिंग लिखें कि जजमेंट लिखें। ओके, आप लोगों ने देखा होगा कि या तो आप प्लीडिंग्स में जा सकते हो तो जजमेंट में जा सकते हैं। क्या लगता है क्या चूज करना चाहिए, प्लीडिंग्स की तरफ जाना चाहिए कि जजमेंट की तरफ? प्लीडिंग्स, ठीक है। ठीक है, डोंट यू थिंक दैट कि जजमेंट जो है प्लीडिंग थोड़ा इजी पड़ता है इसलिए? ठीक है, ओके, सो थोड़ा सा यहां पे संभलना होगा। जैसे मेरा जो पर्सनली मानना था, बाकी प्लीडिंग ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीडिंग्स भी लिख सकते हो, जजमेंट्स भी लिख सकते हो, बट मेरा थोड़ा मानना था कि जजमेंट राइटिंग कैन गिव अ बेटर इंपैक्ट। पहली बात तो उसने देखो, एक दंगल में एक जो डायलॉग था मुझे वो बहुत पसंद आता है, बोला चुन ले इनमें से किससे लड़ना चाहती है, तो चुनती है सबसे तगड़े पहलवान को। ओके, बोलते इससे लड़ूंगी, बोले मारी छोरी तो आधा जंग जीत चुकी है। ओके, उसने जब उस लड़के को चुना तो उसने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लिया। ओके, ये जो जजमेंट राइटिंग है, पहली बात तो उसको क्लियर कट इंडिकेशन दिया, आई हैव द पोटेंशियल टू बी अ जज। वो जो चेक कर रहा है उसके दिमाग में पहला मैसेज किया गया जजमेंट चूज करने से, वकील वाला एटीट्यूड नहीं है सर, जज वाला एटीट्यूड। क्लियर कट इंडिकेशन जा रहा है उसका। दूसरा, यहां एविडेंस को अप्रिशिएट करना और वेल कनेक्ट करना एक बड़ी बात होती है। तो इसलिए अगर आप जजमेंट राइटिंग पे, ये मेरा, लेकिन इसका ऐसा नहीं है कि जो लोग प्लीडिंग चूज कर रहे हैं वो गलत है। तो अगर किसी का मान लो कि जजमेंट उतनी अच्छी नहीं समझ में आता तो बेहतर है भाई प्लीडिंग करो। ओके, जो समझ में आ रहा है वो करें, दिखावे के चक्कर में उसको क्यों खराब करें। ये सुनो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप जस्टिस करने की कोशिश करें, जो भी आपका सही रहेगा
वो आपके, बहुत लोग हैं जो जजमेंट चूज करते हैं, बहुत लोग हैं जो प्लीडिंग्स चूज करते हैं। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये अक्सर बना रहता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, तो आपकी चॉइस होगी। नेक्स्ट हमारे सामने आता है लैंग्वेज बेस्ड प्रिपरेशन। आपको पता है कि हिंदी, एक और बात यहां पे, एक जैसे यूपी जुडिशरी में बच्चे जो हिंदी माध्यम वाले हैं, उनको ना पता नहीं क्या डर लगता है। अरे पहली बात याद रख लो, चाहे हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, इंग्लिश मीडियम को हिंदी पढ़ना ही पड़ेगा, उसके लिए भी तो हिंदी टफ है, और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि सर बिना हिंदी के और बिना इंग्लिश दोनों ही भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए यूपी को क्वालिफाई करने के लिए। तो इसलिए आप लोग हिंदी और इंग्लिश इन दोनों का ही प्रिपरेशन करें। ओके, तो आप अगर करेंगे इसमें, लेकिन हालांकि थोड़ा सा पेपर इजी है, ओके, चॉइस मिल जाता है ऐसे वगैरह में, तो उसमें जो है हमारे सामने थोड़ी इजी बात मिले। ऐसे राइटिंग भी एक ट्रिक्स है। ऐसे नहीं कि लोगों को लगता है ऐसे मतलब कि क्या करते हैं, तैयारी वारी करते हैं, सीधे जाके पेपर छापना शुरू कर देते। भाई ऐसे लिखने का भी एक आर्ट है, प्लीज कम से कम उस आर्ट को थोड़ा सा सीख लें, उसके बाद अगर उस ऐसे को लिखें तो बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। तो एवरीबॉडी प्लीज टेक केयर कि ऐसे को कैसे लिखा जाए, इस पे आपको देखना होगा डेफिनेटली। ओके, सो दिस इज द अनदर पॉइंट कि ऐसे राइटिंग, प्रीसी राइटिंग, ट्रांसलेशन, इस पे हमारा जोर रहेगा। ट्रांसलेशन के लिए भी हमने कुछ ट्रिक्स बताए थे, और अगर भी हमारे सेशंस जैसे अभी होंगे तो उसमें भी हम लोग बताएंगे कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, जिससे आप आसपास, देखो एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये डरना मत कि सर एग्जैक्ट वही ट्रांसलेशन नहीं हुआ, इतना वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसलिए बी रिलैक्स, ट्रांसलेशन के कुछ तरीके हैं। ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट, डेफिनेटली आप जो है ट्रांसलेशन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, और मैं यहां पे कुछ बातें करूंगा जिनको आपको यूज करके इसको डेफिनेटली हम ऊपर ले जा सकते हैं। ओके, 9x न्यू एडिशन, हालांकि प्री में थोड़ा अपना अलग रूप दिखाया इसने, ठीक है, जो उम्मीद की जा रही थी वो नहीं हुआ, तो मेंस में आप शायद, ठीक है, कुछ अलग तरीके से काम करें, लेकिन हां कुछ भी हो सकता है। देखो तैयार रहना जरूरी है, याद रखो। तो मान्यवर का एक डायलॉग है कि तैयार होके आइए, तो जुडिशरी में भी यही डायलॉग है कि तैयार होके आइए, और तैयारी में ये नहीं कि शेरवानी पहन लिया जूते छोड़ गए। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि हर एक चीज वहां रोल प्ले कर रहा है, तो इसको भी तैयार होके तैयारी करके हमें जानी। ओके, तो इसका भी एक हमने अभी बात किया था, इसके कैप्सूल्स पे बात करने वाले थे हम लोग। ओके, तो ये भी सारी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनको कैसे तैयारी किया जाए। तो इनको आपको टू डू लिस्ट में ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ओके, अब अगले सिचुएशन में जाए तो टाइम मैनेजमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट, ओके, जैसे मैंने एक लाइन कहा था आज से कई साल पहले कि भाई व्हाट इज द मंत्रा टू राइट ओके अ ग्रेट आंसर। तो मैंने कहा था कि राइट नॉट व्हाट यू हैव अक्वायर्ड, राइट व्हाट इज रिक्वायर्ड। एक होता है वॉमिटिंग स्टूडेंट। वॉमिटिंग स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या है, जो भी अंदर है सब पेपर पे। दे आर नॉट लुकिंग फॉर द वॉमिटिंग स्टूडेंट्स। ओके, ये जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन है, एलएलबी का पेपर नहीं है जहां सब कुछ छाप दोगे। वेल कनेक्टिविटी, रिपीटेशन कंप्लीटली इग्नोर मारो, एक ही बात को दो बार नहीं कहोगे अलग अलग तरीके से। सो देयरफॉर वी वांट टू से दिस, सो अल्टीमेटली दिस इज द दैट। ये कहानी एलएलबी में चलती है, ये जुडिशरी में नहीं चल पाएगी। तो प्लीज याद रखिएगा कि यहां पे टाइम मैनेजमेंट को करना पड़ेगा, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए जितना रिक्वायर्ड है उतना ही लिखो। बहुत भावनाओं में बह के लिखोगे प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहां सबसे पहले देखेंगे टाइम मैनेजमेंट। जब आपको बताइए मार्क्स का, तो 200 मार्क्स पेपर 1, पेपर 4, ओके 5, पार्ट 6, ये सारे हम लोग देखें। जनरल नॉलेज, लॉ, मैक्सिमम टाइम 3 आवर्स, 20 मार्क्स 17 to 80। अब देखो क्या है कि यहां पे देखो कि 20 मार्क्स, मैं आपको एक सीधा सीधा फॉर्मूला बताता हूं। 1 मार्क 1 मिनट का रूल जनरली चलता है, मेंस का रूल याद रखो। 5 मार्क्स 5 मिनट्स, 1 मार्क्स 1 मिनट का रूल है। अक्सर जितने जुडिशियल एग्जामिनेशन है सब में लगभग यही रूल हमारा चलता है। ओके, 20 मार्क्स का है, ये भी 20 मिनट के आसपास। ओके, एक आध मिनट आपको ऊपर नीचे करना पड़ेगा। जनरल एवरेज रूल होता है 1 मिनट के ही आपको आसपास रहना पड़ेगा 1 मार्क्स के लिए। यू ऑल कैन सी दैट। 20 मार्क्स का टाइम है 17 से 18 मिनट है, 15 मार्क्स का टाइम है 13 से 14 मिनट है। मतलब वही 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट का समय आपको लेके चलना है। 10 मार्क्स का समय है 8 से 9 मिनट। थोड़ा सा हम लोग बफर में रख के चलते हैं कि भाई कितना समय हम लोग बचा के चले, और इतने समय को हम लोग मैनेज करके चले। तो टाइम मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा टाइम मैनेज करना, ये कोई नहीं सिखा सकता। इसके लिए अगर कहोगे कि सर उदय सर प्लीज हमको सिखा दीजिए, नहीं सिखा सकता। निखिल सर नहीं सिखा सकते, कोई नहीं सिखा सकता। मैनेजमेंट खुद से सीखा जाता है, खुद गलतियां कर करके आप मॉक पेपर जितना दोगे उससे पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है कि नहीं। इसलिए मॉक्स दीजिए, वहां से एक आइडिया लगेगा
कि हम लोग कैसे इस पे मूव कर सकते हैं। ओके, तो मैंने वही फॉर्मूला बता दिया है, 1 मार्क्स के लिए 1 मिनट का समय आसपास में रहिए। ओके, और 5 मार्क्स के लिए लगभग ओके 5 मिनट के समय पे आप चल सकते। ओके, नेक्स्ट है कि टाइम मैनेजमेंट एंड द लेंथ ऑफ द आंसर्स। ओके, इस पे भी हमने बात किया कि ऐसे, अब देखें हम लोग लैंग्वेज पेपर्स में, तो लैंग्वेज पेपर्स में अगर बात करें तो 45 मिनट्स से 48 मिनट्स, वही सेम 50 मार्क्स का है, लगभग 50 मार्क्स के आसपास, मिनट्स के आसपास है हम लोग। ओके, 30 मार्क्स का है, देखो 30 मिनट्स के आसपास है। ये हर जुडिशरी का फॉर्मूला है, आप कोई भी जुडिशरी देने जाइए अपने दिमाग में फिक्स कर लो। ओके, सो दिस इज दी अनदर फॉर्मूला ट्रांसलेशन, 20 मार्क्स का 18 से 19 मिनट का समय, 20 मिनट के आसपास आप यहां दीजिए। सो ये आपका टाइम मैनेजमेंट का फॉर्मूला है मेंस। ओके, अब हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट शेड्यूल पे। ओके, अब देखो मेंस का टेस्ट कैसे कराया जाए। जब हम लोग इस प्लान पे आए तो हमारे सामने बहुत सारे सवाल आए थे। ओके, और एक सक्सेसफुल प्लान कैसे बनाया जाए, तो काफी दिन हम लोगों ने वादा करने से पहले बहुत इस बार हमने समय लिया, सब कुछ तैयार किया ताकि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ट्रायल भी करके हमने देखा कि भाई किसी भी तरीके से अगर एक भी प्रॉब्लम आ गई तो आगे एक मेंस का सिचुएशन है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा सा इस पे बहुत कुछ डिस्कशन करने के बाद, एक एक चीज को ऑब्जर्व करने के बाद इसका शेड्यूल बनाया कि मेंस का हम लोग टेस्ट कैसे कराएंगे। सबसे पहला एक हमारे सामने फॉर्मूला था कि सर आइडेंटिकल पेपर करा दो, सीधा सीधा यूपी का पेपर, एक एक पेपर करा दो। लेकिन ये अच्छा फॉर्मूला नहीं था। अगर मैं आज आपको एक पेपर दे दूं जिसमें 8 पेपर है, 8 सब्जेक्ट्स हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप 3 दिन में तैयारी करके आ जाओगे? और कोई भी बच्चा जब तैयारी करता है तो एक एक पेपर ही उठाता है, वो सारे पेपर एक साथ नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को रखा, लेकिन यह भी देखना जरूरी था कि सर लास्ट में फुल फ्लैश टेस्ट भी होना चाहिए, एग्जैक्टली यूपी की तरह, और हमने फुल फ्लैश टेस्ट भी रख दिए। तो सबसे पहले करा हमने, यहां पे आप देख सकते हैं, तो फुल फ्लैश टेस्ट भी देख सकते हैं आप लोग, पार्टनरशिप एक्ट खत्म होने का पेपर 1 और 4, पेपर 2 और 5, सेम उसी तरीके से जैसे 2 सेटिंग है। ओके, देन द पेपर 3 और 6, 1 और 4, फिर 2 और 5 एंड 3 और 6। ओके, तो 2 बार ये हुआ, लेकिन इससे पहले जो ये रोल प्ले कर रहा है ये मास्टरी कराएगा, और ये हमें समय देगा वास्तव में। अदरवाइज क्या होता है, टेस्ट करा दो, बच्चा वो टेस्ट देना नहीं चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? कि सर मैं पहले सीपीसी कर लेता हूं, पहले सीआरपीसी कर लेता हूं, फिर फुल फ्लैश टेस्ट दूंगा। तो इसलिए हमने वो समस्या ही खत्म कर दी और हमने सीधे सीधे बात करी कि सर आप एक एक सब्जेक्ट का टेस्ट दो डेट वाइज। आज ओरिएंटेशन सेशन है, 25 तारीख को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 27 को है, 27 को आप लोग देख सकते हैं, 27 फेब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके बाद कुछ समय आपको मिला 2 तारीख को इंडियन पिनल कोड, फिर उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो इस तरीके से आप यहां पे 3-4 दिन का गैप, 2-3 दिन का गैप आपको मिल रहा है, और इतना ही गैप मिलना चाहिए, इससे ज्यादा गैप है नहीं। फटाफट अपना मटेरियल उठाओ, आज टेस्ट दो, घर जाओ, सीधे मटेरियल उठाओ, अगली तैयारी करो। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट। तो ये पूरी तैयारी का पूरा शेड्यूल दिया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं कि 13 मई को आपका पेपर खत्म हो जा रहा है। 13th May इज द लास्ट डे, 27 को कॉन्ट्रैक्ट से आप अपीयर करेंगे। ओके, तो आज आपको पता चली गया होगा कि पहला टेस्ट आप लोगों का किसका होने वाला है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 27 से स्टार्ट होने वाला है। सो मेक द पॉइंट क्लियर। सो ये सिचुएशन है हमारे सामने और दिस विल हेल्प यू। लेकिन सर देखो, एक चीज मैंने कहा था कि कौन कौन लोग बिलीव करते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर जब ये थ्योरी कहता है तो दिस इज द वर्स्ट थ्योरी ऑफ द वर्ल्ड। प्रैक्टिस कैन नेवर मेक यू परफेक्ट, मार्क द वर्ड। मैं 3 साल से गलत योगा कर रहा हूं, 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करता हूं, डेली सुबह उठकर 6 बजे उल्टा लटक जाता हूं, गलत तरीके से योगा कर रहा हूं। 3 साल के बाद प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। बोला भाई मैं ये तो योग कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था, डेली परफेक्शन क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं गलत प्रैक्टिस कर रहा था। इसलिए राइट थ्योरी है, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू अ परफेक्ट मैन। अगर राइट प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्शन आएगा, और राइट प्रैक्टिस करने के लिए एक मेंटोर चाहिए जो हमें फीडबैक दे पाए। ये सुनो कि आपका आंसर सही है कि गलत, आपने लिख दिया, आपको लगा कि मेरा यही आंसर है, 3 पॉइंट मैंने सजेस्ट कर दिया कि आपने इसको इससे क्यों नहीं कनेक्ट किया। तो जब वो एक मेंटर, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, ये हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, सर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्या वो एक राइट फीडबैक, आपका आंसर को एक फीडबैक देने वाला मिल जाए कि सर इज इट राइट और नॉट। बस थोड़ा सा फीडबैक दे दे, बाकी तो हम संभाल लेंगे। ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती लॉस को भी। मेंस के स्टेज में मैंने एक बात देखी कि सर इतना भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा फीडबैक दे दो कि कहां गलती हो रही है। आपने उसको सजेस्ट कर दो ना, वो जान लगा देगा। आप एक सजेस्ट करोगे 10 एक्शन लेगा, क्योंकि उससे तुमसे ज्यादा उसको पड़ी है भाई कि मुझे निकालना है।
ओके, उसको बस बता दो कि ये है, बस सर रहने दो, मैं देख करता हूं इसको, अगली बार उसको इंप्रूव करने की कोशिश करता है, जान लगा देता है वो। ओके, तो ये फीडबैक सेशन के साथ है। आपके कॉपी में तो आपका आंसर शीट फीडबैक हम लोग देंगे ही देंगे, और बाकी चीजें भी हम लोग उस पर हर सैटरडे को। अब एक और डिमांड थी बच्चों की, भाई उदय सर, निखिल सर और पूरी टीम आए। ओके, तो डेफिनेटली हमने इस बार इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया, हर बच्चे की राय को हमने एक्सेप्ट किया, और दिस बार अब जो फीडबैक सेशंस होंगे उसमें मैं भी हूं, निखिल सर भी है, सुनील सर भी है, अनुराग सर भी है, एंड सो ऑन, पूरी टीम होगी अब। ओके, तो अब फीडबैक सेशन सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं होगा। ओके, क्योंकि यूपी बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है, तो पूरी टीम आपके साथ फीडबैक पे होगी, क्योंकि हर इंसान जब एक अपनी राय देता है तो आप उस पर गौर करते हो कि हाँ ये बात भी है। एक इंसान कितनी भी कोशिश, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, निखिल सर का एक पर्सपेक्टिव अलग, इनका सोचने का तरीका अलग, उन्होंने कहा कि एक बात यहां पे ये भी लिखी जा सकती थी, तो आपने कहा कि हाँ भाई ये बात भी है। ओके, रियल दिस पॉइंट। तो इसलिए जब टीम काम करती है ना, तो अल्टीमेट आपको उस पर रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, सो इस बार ये भी होने जा रहा है। ओके, सो दिस विल बी अनदर पॉइंट। लोकल लॉ के लिए भी मैंने कहा था कि लोकल लॉ के लिए क्लासेस 1 मार्च से शुरू हो रहा है, और पहली बार लोकल लॉ, जनरली लोकल लॉ डायरेक्टर्स पढ़ाने के लिए नहीं आते। ओके, बट द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग दैट वी आर कमिंग टू टीच लोकल लॉ, जिसमें से निखिल सर भी पेपर पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। ओके, और मैं भी आ रहा हूं, और एक आध पेपर में सुनील सर भी आ रहे हैं। ओके, सो इस बार ऐसा हो रहा है कि लोकल लॉज डायरेक्टर्स खुद पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, विद नोट्स, विद आंसर्स, एंड पूरी कंप्लीट फुल फ्लेज्ड क्लास। ये नहीं कि थोड़ा बहुत जो है कहीं कुछ गाइड आप लोगों को पता है, कुछ लिखते हैं कुछ लोग, एक आध आंसर लिख दिए है, क्लैरिटी है नहीं। ओके, सो अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट वक्त आ गया है कि वेन, अच्छा क्या होता है लोकल लॉज में, मैंने सारे आंसरों में प्रॉब्लम क्या देखा, इंटरलिंकिंग है ही नहीं, बस सीधा सीधा डायरेक्ट छाप रहे हैं, थोड़ा बहुत इधर से उधर जो उठा पा रहे हैं वो लोग लिख दे रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ तो इंट्रोडक्शन, कुछ तो वेल कनेक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा दो, क्योंकि याद नहीं होता कब तक रटे, लेकिन अगर वो समझ गया है ना तो जल्दी लिख देगा वो। तो मैं इतना श्योर करता हूं कि आप उन क्लासेस को लें, आप डेफिनेटली लोकल लॉज में बहुत कंफर्टेबल फील कर पाएंगे, जो फियर है वो खत्म हो जाएगा। ओके, बाकी टेस्ट सीरीज अपने कंटिन्यू करते रहे, दिस विल बी द पॉइंट एवरी टाइम। ओके, आपके कॉपीज पे 1-to-1 इंटरेक्शन, इसके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूं कि हाइलाइट्स फॉर आवर टेस्ट सीरीज, कि हमारे टेस्ट सीरीज में क्या क्या खासियत है। सबसे पहले स्पेशल सेशन ऑन हाउ टू राइट। अब देखो, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, आप लोग इससे पहले कि टेस्ट अपना शुरू करो, एक आपको आंसर राइटिंग सेशन जरूरी है कि कैसे आप आंसर राइटिंग करें। अब आंसर राइटिंग करने के लिए हिंदी में या इंग्लिश में, दोनों ही लैंग्वेजेस में। ओके, सो वी आर डीलिंग विद द हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो हिंदी इंग्लिश वाले जो भी बच्चे होंगे वो दोनों ही लैंग्वेज में टेस्ट दे सकते हैं। ओके, सो बी रेडी फॉर दैट, कि आपका हिंदी मीडियम के रहें या इंग्लिश मीडियम से, डजंट मैटर। ओके, दोनों मीडियम के लिए हम लोग उस पर डील कर रहे हैं। स्पेशल सेशन ऑन हाउ टू राइट एन इफेक्टिव आंसर। सबसे पहले एक सेशन होगा कि अच्छा आंसर लिखें कैसे, क्या कमी है। जैसे एक लाइन आप डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन आता है, तो डिफरेंशिएट वाले में कुछ कहते हैं सर पैराग्राफ लिख दें कि लाइंस बनाएं कि ग्राफ बना दें कि क्या करें, ये भी क्वेश्चन। तो हर एक उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा कि यूपी के लिए आपको कैसे लिखना चाहिए, ये सुनो। दूसरा पॉइंट है मॉडल आंसर, ये की लाइन है इस टेस्ट सीरीज का। अगर सबसे बड़ी बात है तो आपके पास है मॉडल आंसर। आपने एक आंसर लिखा, कई साल से कई बच्चों ने लिखा होगा आंसर, हमने उनके आंसर्स पढ़े हैं, हमने सक्सेसफुल के भी आंसर्स पढ़े हैं, फेलियर के भी आंसर पढ़े हैं। तो हमने जो मॉडल आंसर तैयार किया, हमने वो की पॉइंट्स उसमें डाला। तो अब जल्द से जल्द आपके पास ऐसे खुद सोच के देखो कि भाई जितने टॉपिक्स आप टेस्ट देंगे सबके मॉडल आंसर आपके पास आ जाएंगे। आज आपने अगर 15 आंसर्स लिखे कॉन्ट्रैक्ट में, तो 15 के 15 आंसर्स के मॉडल आंसर्स आपके सामने, कि कौन सा लेटेस्ट केस लॉज है, कौन सा लैंडमार्क केस लॉज है, कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ आप लोग यहां से यूज कर सकते हो। तो हर टेस्ट में जो है आपको मॉडल आंसर मिलेगा, हर पेपर का मॉडल आंसर मिलेगा, चाहे वो एग्जॉस्टिव हो, चाहे वो स्पेशल हो, इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो, उन सब का मॉडल आंसर यहां पे प्रेजेंट किया जाएगा। 1-to-1 फीडबैक सेशन, मैंने कहा था कि हर सैटरडे को 1-to-1 फीडबैक सेशन लिया जाएगा कि भाई आपके आंसर्स में क्या प्रॉब्लम थी, उनमें क्या प्रॉब्लम थी, आप थोड़ा इसको सुधारें, आप में ये थोड़ी समस्या देखी जा रही है, अगर आप ये सही कर लेंगे तो आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। देखो, इतने सारे सब्जेक्ट में अगर हमें वो फीडबैक सेशन अगर हमें मिलता जाएगा तो हमारा कमांड ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। ये सुनो, सो टेक केयर। सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मैं बता चुका हूं, पहले सब्जेक्ट वाइज होगा, उसके बाद हम फिर एग्जॉस्टिव फुल लेंथ टेस्ट पे काम करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम पैटर्न बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट में भी जाएंगे, और
आप इस टेस्ट सीरीज में एनरोल कराने के लिए 9354569590 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और यहां पे आप लोग अपना टेस्ट के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। ओके, फ्रॉम माय साइड दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। बट अपने अपने सवाल अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग अपने अपने सवाल उठा सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा है, ओके, यू ऑल कैन रेज योर क्वेश्चंस। अगर कोई क्वेश्चन है बाकी आप हमारे नंबर पे, इस नंबर पे कांटेक्ट करके, जो मैंने अभी नंबर आपको बताया, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप कभी भी कोई भी सवाल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यहां से गैदर कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल करा सकते हैं। अभी आपके पास 1-2 दिन का समय और है क्योंकि 27 तारीख से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बट एनरोलमेंट में हम लोग एक चीज और भी सोच रहे हैं कि एक नंबर के बाद हम लिमिट लगा दें, क्योंकि अभी जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा आ गए और उतने लोगों को टैकल करना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो। तो हम लोग बस उतने ही एनरोलमेंट करेंगे मेंस में जितने के साथ हम जस्टिस कर पाए, क्योंकि ज्यादा एनरोलमेंट होगा तो उनके कॉपीज भी तो चेक करने होंगे, फीडबैक देना होगा। तो हम लोगों ने अभी तो पहले स्टार्टिंग में ये बात नहीं कही थी, लेकिन मुझे आज मैं यहां पे डिक्लेयर कर रहा हूं, ओके, कि इसके बाद एक लिमिट के बाद हमें जो है रिस्ट्रिक्ट करना होगा। उसके बाद हम लोग मेंस का एनरोलमेंट बंद कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अभी जितने फॉर्म्स आए हुए एक्सेल शीट में चेक कर रहा था आज, ओके, काफी ज्यादा एक्सीड कर रहा है, इसलिए हम इतने लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते एंड विल बी सॉरी फॉर देम। लेकिन क्योंकि जितने को दें कम से कम उनके साथ हम इनजस्टिस ना करें। ओके, दैट विल बी द पॉइंट। इसलिए उस तरीके से, अरे थैंक यू। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, लोकल लॉ की क्लासेस मैंने कह दिया था कि 1 मार्च से आपकी लोकल लॉ की क्लासेस शुरू हो रही है, उसका रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो गया है। तो लोकल लॉ के लिए भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी फीस की बात करनी है आप इस नंबर पे कॉल करके सारे इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, आरजीएस के लिए भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल तो उत्तर प्रदेश है, ओके, राजस्थान में भी पहुंचेंगे। चलिए, देखिए दोनों के दोनों लैंग्वेजेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। अगर किसी का क्वेश्चन आया था सर कि सर क्या ये ऑनलाइन ऑफलाइन सब में अवेलेबल होगा, तो यस। ओके, सो मेक द पॉइंट क्लियर, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इट विल बी क्लियर। देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे सामने 2 सब्जेक्ट हैं जो उस पे अभी आज चॉइस चल रही थी। ओके, एंड या तो पंचायती राज से हम लोग शुरू कर रहे हैं या फिर रेंट कंट्रोल्स। ठीक है, सो दोनों में से एक आज शाम तक शेड्यूल आ जाएगा उसका। ठीक है, कि वो आज हमने डिक्लेयर करा है, तो आज शाम तक हम लोग आपको शेड्यूल दे देंगे। जितने लोग एनरोल्ड होंगे उनके पास शेड्यूल होगा कि कौन सा सब्जेक्ट कितने टाइम तक चलेगा और कितने दिनों तक चलेगा, पूरा उसका भी शेड्यूल है। सब कुछ शेड्यूल के अनुसार ही होगा। शेड्यूल में चेंजेस हम नहीं करना चाहते, ताकि आप अपनी प्लानिंग उसके अनुसार कर सको। ये नहीं कि कभी भी कुछ भी शुरू हो जाए आप परेशान हो रहे हैं। ये सुनो, ये चीज को खत्म कर दिया कि एवरीथिंग पूरे शेड्यूल के अनुसार होगा, शेड्यूल के अनुसार होगा। जो भी लोकल लॉस के अभी है 1 मार्च को फिक्स है। फिलहाल के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्योंकि कि 2 सब्जेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, या तो पंचायती राज या तो रेंट कंट्रोल। 99% अभी तक रेंट कंट्रोल पे चल रहा है मैटर। ओके, तो वो एक बार शेड्यूल अपने अपने टाइमिंग को हम लोग देखते हुए डिसाइड कर देंगे अभी, और शाम तक जो है डिसीजन हो जाएगा। ओके, खान लीगल पॉइंट काशिफ, तुम कम बोलो। ठीक है, तो मेरी आवाज वहां तक जा रही है। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। चलिए वाइंड अप करते हैं यहां पे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।